नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंधेर नगरी नाटक के बारे में। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के सिलेबस में ये नाटक है और इसके बारे में कल पहला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने बात की थी कि अंधेर नगरी का कथा सार क्या है। इसके पहले अगर आप 67th बीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9169041691 पे कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से और जानकारी ले सकते हैं। आंसर राइटिंग शुरू हो चुकी है, उसके बारे में आपको पहले ही डिटेल बताई जा चुकी है। चलिए हम बात करते हैं अंधेर नगरी नाटक की। आज हम दो बात डिस्कस करने वाले हैं। एक हम डिस्कस करेंगे अंधेर नगरी का जो नामकरण है उसकी सार्थकता क्या है, और दूसरा हम बात करेंगे कि अंधेर नगरी नाटक का उद्देश्य क्या है। अंधेर नगरी पर जैसा मैंने पहले ही बताया है कि 3 से 4 वीडियोज आएंगे 15-15 मिनट के, यानी कि 1 घंटे के वीडियो में अंधेर नगरी से जितना प्रश्न पूछा जा सकता है वो सारे हम कवर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अंधेर नगरी के नामकरण की सार्थकता पर विचार व्यक्त कीजिए। तो बात करते हैं कि किसी भी नाटक या किसी भी रचना का नामकरण किस आधार पर होता है, उसी आधार पर हम बात करेंगे कि अंधेर नगरी का जो नामकरण है क्या वो सही है या नहीं है। तो देखिए, भारतेंदु हरीशचंद्र के द्वारा ये जो नाटक है अंधेर नगरी, इसका जो नामकरण है वो एक लोकोक्ति के आधार पर है और लोकोक्ति है अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, इसी पर आधारित है। अब हम बात करें कि ये नाम क्यों रखा गया, तो आप समझिएगा कि मैंने पहले ही कल कथा सार में बताया था कि इस नाटक में एक राजा है और एक राजा जो है वो विवेकहीन है, मूर्ख राजा है, और उसके ही आधार पर ये नाटक आगे बढ़ता है। इस सामान्य सी लोकोक्ति के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन समाज के शासन व्यवस्था, उसके क्या दोष हैं, क्या समाज की क्या स्थिति है, इसको प्रकट करने का कार्य किया है। अब जैसे देखिए, हर एक वस्तु का नाम होता है, उसका एक विशिष्ट गुण होता है वस्तु का और उसके आधार पर नाम होता है। हिंदी साहित्य में हम बात करें तो नाटकों का नाम कई आधार पर रखा गया है। जैसे हम बात करें तो नायक के नाम पर नाटकों का नाम रखने की परंपरा हिंदी साहित्य में देखने को मिलती है। आप समझिए, जैसे अशोक नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक है, या फिर अजातशत्रु नाटक है। इसके पहले ध्रुव स्वामिनी नाटक है, वो नायिका के नाम पर रखा गया। तो इस तरह से हिंदी साहित्य में नायक और नायिका के नाम पर नाटकों का नाम रखने की एक परंपरा है। जैसे नायिका के आधार पर आप देखिए, ध्रुव स्वामिनी है प्रसाद की, राजश्री है, श्री चंद्रावली है, नीलम देवी है, नील देवी है, पद्मावती है। इसके अलावा एक और प्रक्रिया है नाम रखने की, वो है मूल भाव पर। नाटक का मूल भाव क्या है या नाटक का उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाए। जैसे अगर आप नाटक समझिए, कल्याणी रचनाओं का नाम है, रचनाओं की बात करते हैं हम, तो कल्याणी की बात समझ लीजिए, चक्रव्यूह है, गोरक्षा है, गो संकट है। तो इससे मूल भाव समझ में आता है कि गोरक्षा पर आधारित वो नाटक होगा। तो एक तो ये पैरामीटर होता है नाम रखने का। दूसरा, एक घटना के आधार पर नाम रख दिया जाए। जैसे राखी की लाज, होली, जन्मेजय का नाग यज्ञ, सज्जन। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ क्या है? एक प्रक्रिया, एक मतलब ऐतिहासिक घटना है, पौराणिक घटना है। जन्मेजय नाग यज्ञ करता है ताकि सारे नाग के वंशों का विनाश कर दे। अग्निकुंड में आकर सारे नाग गिरने लगते हैं, एकमात्र नाग तक्षक बच जाता है। तो इस तरह से घटना के आधार पर नाम रखा गया। फिर स्थान के नाम पर भी रखा गया, जैसे झांसी की रानी, चित्रकूट, व्यवस्था की लहरें, कश्मीर का कांटा। ये सब जो नाटक है किसी स्थान विशेष के नाम पर रखा गया। इसके अलावा प्रतीकात्मकता के आधार पर रखा जाता है। जैसे आप समझिए कि नाटक में जो भाव हैं, जो लक्षण हैं, जो प्रतीक हैं, उनके आधार पर नामकरण किया जाए। जैसे भारत दुर्दशा भारतेंदु हरीशचंद्र की, ये क्लियर है कि भारत की दुर्दशा के बारे में इस नाटक में बताएंगे। उसके अलावा अंधेर नगरी है जो हमारी ये भी बात हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे राक्षस का मंदिर, लहरों का राजहंस, अंधा युग, ये सारे जो हैं ये प्रतीकात्मकता के आधार पर है। तो चाहे कोई भी पद्धति हो नाम रखने की, उसका नामकरण करने से पहले, किसी भी नाटक का नामकरण करने से पहले उसका मूल भाव क्या है, उसके पात्र कैसे हैं, उद्देश्य मूलक भाव क्या है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और तब जाकर किसी नाटक का नाम रखा जाता है। एक और खास बात है कि नामकरण जो है वो नाम ऐसा होना चाहिए कि सरल हो, मौलिक हो और संक्षिप्त हो, बहुत लंबा नाम ना हो। हालांकि अंधेर नगरी चौपट राजा एक लंबा नाम है। बात करते हैं अंधेर नगरी के नामकरण के औचित्य के बारे में। तो सबसे पहली बात है ऐतिहासिक आधार। उस समय की बात है, ये जब कहानी लिखी गई है उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था। भारत हमेशा अन्य धर्म और संप्रदायों का यहाँ पे आना जाना होता रहा है और भारत गुलाम भी बना है। पहले शकों का, हूणों का आक्रमण हुआ करता था, बाद में पुर्तगालियों का, और उसके बाद से ब्रिटेन, फ्रांस, डच, ये सारी कंपनियां आईं और धीरे धीरे यहाँ पर ये हमें गुलाम बना दिए।
तो ये आपसी फूट जो थी हमारे यहाँ की, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें होती रहीं। भारतेंदु ने ये इस बात को समझा और इस नाटक में उन्होंने एक पंक्ति दी है, कुजाणिन के मुंह से कहलवाया था कि ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट बात करें सामाजिक आधार क्या है, तो इस नाटक का सामाजिक आधार समझिए, अराजकतापूर्ण समाज, अन्यायपूर्ण समाज और समाज में न्याय व्यवस्था की विकृति को दर्शाता है ये नाटक। तो इसमें आप समझिएगा, जब चूरन बेचने वाला या फिर अन्य गीतों के माध्यम से जब भारतेंदु कहलाते हैं कि चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते, उसके अलावा भी उदाहरण है जैसे चूरन सभी महाजन का खाते जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते, भीतर होई मलिनकी कारो चाहिए बाहर रंग चटकारो। तो ये बता रहा है कि तत्कालीन समाज जैसा भी हो बाहर से दिखता हो, पर अंदर से वो मर्यादाहीन समाज था, अंधी व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में विवेक शून्यता थी, ये बताता है। और ये बता रहा है कि समाज के पतन का कारण भी यही था, कानून न्याय व्यवस्था शासन तंत्र सब कुछ समाप्त हो चुका था, अपराधी और निरपराधी में कोई अंतर नहीं था, गुण और दोष की परख नहीं थी, सब टके शेर था, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। धार्मिक आधार पर बात करें तो अंग्रेजों के शासनकाल के समय धार्मिक भेदभाव को भी बढ़ावा मिला था और जातिगत भेदभाव को भी बढ़ावा मिला। इसमें क्या है कि अलग अलग जातियां थी, इसमें जो बाजार में हलवाई है उसके माध्यम से कहलाया गया है कि ऐसी जात हलवाई 36 कौम है भाई, फिर मंदिर के भीतरिए वैसे अंधेरी नगरी, अंधेर नगरी के हम, समझ रहे हैं आप। अब फिर ब्राह्मण की बात करिए तो ब्राह्मण तो अपना जो धर्म बेच रहा था टके शेर में, आपने समझा है जात। देखिए ये उदाहरण है, देखिए जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे मेंस में तो आपको उसमें से कोटेशन भी लिखना होगा। अगर आप गद्य लिख रहे हैं तो गद्य में से कहानी नाटक कवि जो भी चीजें हैं उसमें से आपको पॉइंट लेना पड़ेगा और लेकर यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अपने आंसर में। जैसे ये ब्राह्मण जो है उसके बारे में, जो जात वाला ब्राह्मण है वो बताता है, जात लें जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी से धोबी को ब्राह्मण कर दें, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था कर दें, टके के वास्ते झूठ को सच करें, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें। तो लेखक ने कहा है कि जो धार्मिक परिवेश है अंधेर नगरी का, वहां पर भी मान्यताएं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो समाप्त हो रही हैं और धर्म एक व्यापार का माध्यम बन के रह गया है, व्यापारीकरण हो गया है धर्म का। गोवर्धन नाथ भी कहता है, माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में छोड़े हैं कि अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है, रोज मिठाई चावना मजे में आनंद से राम का भजन करना। जब वो कहते हैं गुरुजी कि चलो यहाँ से, यहाँ पे क्यों रह रहे हो, गुण अवगुण की पहचान नहीं है, ये अच्छा देश नहीं है, तो उस समय गोवर्धन दास का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट जो है वो है अविवेकी शासक। जो शासक है उसका विवेक तो है नहीं, आपने पहले ही देख लिया है, चौपट राजा, सीधे सीधे आपने इसको पढ़ा है। तो इसमें क्या है, उसके पास न बुद्धि है, न विवेक है, न कोई किसी प्रकार की उसके पास समझ है, उसी के कारण ये देश चौपट हो रहा है, न्याय व्यवस्था उसी के कारण खराब हो रही है, क्योंकि उसे क्या करना है, किसी न किसी को फांसी देना है। चाहे अगर बकरी कल्लू बनिए की बकरी मरी है, व्यक्ति की बकरी मरी है तो कल्लू बनिए की दीवार से गिर के मरी है, तो किसी न किसी को तो देना है सजा। तो जिसका जो मोटा है, जिसका गर्दन मोटा है, जिसमें वो फांसी का फंदा फिट आ जाए, उसी को दे दो। ठीक है, आगे देखिए, उसका ये कथन है, मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाना चाहता है, या फिर चुप रहो सब लोग, राजा के होते और कौन वैकुंठ जा सकता है। अंतिम समय में जब गोवर्धन दास, नारायण दास और महंत लड़ने लगते हैं कि इस समय में जो भी जिसकी भी मृत्यु होगी वो स्वर्ग को जाएगा, तो राजा कहता है कि राजा के होते और कौन वैकुंठ जा सकता है। देखिए यहीं पर बताता है कि वो राजा के लायक नहीं है, पूरी तरह से निरंकुशता है। देखिए यहाँ का धन लूटकर लोग अपने यहाँ ले जा रहे हैं ब्रिटेन वाले। देखिए कैसे, हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राजा राज करहीं अगले अरुप्यादे, अंधाधुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, अंधाधुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप उत्तर लिखेंगे तो इस लाइन को कोट करना पड़ेगा। ये वर्तमान प्रासंगिकता में भी ये लाइन कोट करना पड़ेगा, और अंधेर नगरी से क्या सीख मिलती है इसमें भी इसको कोट करना पड़ेगा कि जिस देश का राजा अपने राज्य में, अपने देश में नहीं रहता है, वहाँ पर क्या होता है, अव्यवस्था होती है, निरंकुशता होती है। तो ये बात है। तो भ्रष्टाचारी हैं, ये सारी चीजें हैं इसमें। और फिर देखिए, भ्रष्ट राज में भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं और लोगों की, भले लोग जो हैं उनकी एक भी नहीं चलती है। तो इस तरह से इस नाटक में ये सारी बातें बताई गई हैं।
उसके बाद से आप देखिए आर्थिक स्थिति भी खराब है, इसके कारण कोई भी व्यक्ति मोटा नहीं होता। नाटक में एक व्यक्ति मोटा हो गया है तो उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा जो है वो अविवेकी है, धूर्त है, कपटी है। देश का हर वर्ग में विभाजन हो रहा है, ब्राह्मण अपनी जात बेच रहा है, जाति व्यवस्था भी नहीं रही। उसके अलावा नाटककार ने प्रतीकात्मकता का सहारा लेकर इस नाटक का नामकरण किया है। तो यदि प्रश्न पूछे कि किस आधार पर अंधेर नगरी का नामकरण हुआ है, तो अंधेर नगरी का नामकरण प्रतीकात्मकता के आधार पर हुआ है। ये एक ऐसी नगरी है जहाँ की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सब कुछ पूरी तरह से समाप्त हो गई है, सबका पतन सुनिश्चित हो गया है। इसको दिखा रहा है अंधेर नगरी नामक जो टाइटल है, जो इसका नामकरण है, वो अंधेर नगरी से यही अभिप्राय है कि ऐसी नगरी जो निरंकुश हो, शासन, राजनीति, न्याय, समाज, धर्म सबकी समाप्ति हो गई हो, सबका पतन हो गया हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंधेर नगरी का जो नामकरण है वो पूर्णतः सार्थक है। तो अब हम बात करते हैं अंधेर नगरी का उद्देश्य क्या है। अंधेर नगरी नाटक के उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक है, एक लघु हास्य नाटक है जिसे उन्होंने प्रहसन कहा था, और ऐसा माना जाता है कि एक रात में ही भारतेंदु ने इसकी रचना कर दी थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो एक उद्देश्य नहीं है, इस नाटक के अनेक उद्देश्य हैं, और इस हर युग का बोध कराने के साथ लोगों की मानसिकता को भी प्रकट करता है। भारतेंदु के अन्य नाटक जैसे भारत दुर्दशा, भारत जननी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति की तरह इसमें भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विकृतियों को प्रकट किया गया है। भारतेंदु जो हैं उनको नई चेतना जगाने वाला वैतालिक माना जाता है, और अंधेर नगरी जो है उनके जो प्रमुख, उस नाटक का जो प्रमुख उद्देश्य है उनको हम अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं। सबसे पहला उद्देश्य जो है वो है सामाजिक कुरीति, सामाजिक विकृति का चित्रण। भारतेंदु के इस छोटे से नाटक में समाज में व्याप्त कुरीतियों, विकृतियों को पाठकों या दर्शकों के सामने लाए जाने का प्रयत्न किया गया है, और इस रचना का आकार चूंकि बहुत छोटा है इसलिए विस्तार देने का अवसर नहीं था, मगर संकेत के माध्यम से सांकेतिक रूप में छुआछूत, जातिवाद, जाति प्रथा, समाज की अन्य सभी बुराइयां, उपजातियों में क्या हो रहा है, जातियों में क्या हो रहा है, ये सारी बातें, समाज की पूरी संरचना को सांकेतिक रूप से बताया गया है। जैसे ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर में मितरिये, वैसे अंधेर नगरी के हम। ब्राह्मण वर्ग जो है वो धन लूट रहा है, धर्म के नाम पर वो धन एकत्रित कर रहा है। जाति पाति, जात वगैरह सब बिकाऊ है। जैसे ब्राह्मण का जो कथन है कि जात ले लो, जात टके शेर जात, तो ये वाला जो आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि समाज के बारे में उन्होंने क्या कहा। ब्राह्मण वर्ग शिक्षा और धर्म का काम नहीं करके भीख मांग रहा है, उसको ऐसा कोई इलाज नहीं है, उसको करना चाहिए धर्म का काम, शिक्षा देनी चाहिए लोगों को, धर्म की बात बतानी चाहिए, मगर वो भिक्षा मांग रहा है। आप देख सकते हैं महंत गोवर्धन दास वो स्वयं अपने और अपने चेलों के साथ भिक्षा मांगने निकला है, तो ये बताया गया है। दूसरी, नारी के बारे में क्या कहा गया है? तो भारतेंदु ने अपने नाटक के माध्यम से बताया है कि तत्कालीन समाज में वेश्यावृत्ति का बोलबाला था। वैश्या और पत्नी को एक समान बताया गया है। इस नाटक में लिखा है वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक कर जाना। इसका मतलब है कि महिलाओं के लिए उस समाज में अच्छा स्थान नहीं था, और महिलाओं का स्थान उस समाज में कैसा था वो इस नाटक से पता चलता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये देखिए, सॉरी, घासीराम जो चना बेच रहा है, चना जोर गरम, वो बेचता हुआ प्रसिद्ध वैश्याओं का भी नाम लेता है। जैसे चना खाए तौकी मैना, बोले अच्छा बना चबैना, चना खाए गफूस मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुन्नी, तो वैश्याओं का नाम भी दिया गया है। वैसे ये बनारस की घटना है, बनारस जो है उसको पवित्र माना जाता है, लेकिन यहाँ पे दाल मंडी जो बनारस की है वो वैश्याओं के अड्डा हुआ करती थी। तो बताया गया है कि चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएंगी सब रंडी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बता रहा है कि समाज में नारियों की स्थिति क्या थी। बाजार में हर जगह युवक जो हैं वो युवतियों पर बुरी दृष्टि डालते थे, भोली भाली गरीब लड़कियों को पैसे के दम पर उनका शोषण किया जाता था। मछरिया 1 टके के बिकाए, लाख टकाके वाला जौवन गाहक सब ललचाए। इसके माध्यम से इसके बारे में भारतेंदु ने बताया है। उसके बाद ये आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंसी जाए, बिन पानी मछरी सो बिरहिया मिले बिना अकुलाए। उसके बाद से ये भी बताया गया है कि तत्कालीन समाज में नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चलती थी, क्योंकि बाजार में जो बेच रहे हैं लोग उसमें पुरुष के साथ साथ नारियां भी हैं जो बेच रही हैं, वस्तुओं को बेच रही हैं। तो नारी का एक तरफ दिखाया गया कि रूप जो है समाज में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, शोषण हो रहा है उनका, वैश्या वगैरह को दिखाया गया। मगर दूसरी तरफ ये भी बताते हैं भारतेंदु कि उस समाज में भी ये चांस था, ये अपॉर्चुनिटी थी, ये अवसर था कि यदि आप काम करना चाहते हैं,
चाहती हैं तो पुरुषों से कंधा मिलाकर आप भी काम कर सकती हैं, ये भी दिखाया गया। अंधविश्वास का चित्रण करना भी एक उद्देश्य रहा है। तत्कालीन समाज में जो भी अंधविश्वास है उसके बारे में, जैसे आप अंधविश्वास ऐसे समझिए कि एक विशेष मुहूर्त में मरने से व्यक्ति सीधा स्वर्ग में जाएगा, इसी अंधविश्वास पर इस कहानी का फलागम टिका हुआ है, इस कहानी का परिणाम, इस कहानी का अंत इसी अंधविश्वास पर टिका है, और यही अंधविश्वास कारण है राजा के पतन का। समझ गए होंगे बात। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन के दुष्चक्र का भी वर्णन किया गया है, जैसे चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। इसके अलावा सामाजिक मूल्यों के हनन का चित्र दिया गया है। कैसे? तो तत्कालीन अंग्रेज शासन में सामाजिक मूल्य जो थे वो तेजी से समाप्त हो रहे थे, और पाप पुण्य गुण अवगुण सदाचार दुराचार अपराधी निरपराधी में कोई अंतर नहीं रह गया था, और सब एक ही लाठी से हाँके जा रहे थे। मतलब सारा देखिए आप, कोई गुण का अंतर नहीं था, नीच ऊंच सब एक ही जैसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे, कुल मर्याद न मान बढ़ाई, सब एक से लोग लुकाई। तो ये एग्जाम्पल आप देंगे। जिस राज्य में वैश्य और पत्नी को एक समान माना जा रहा हो कि वैश्या जोरू एक समाना, तो ये कैसा समाज है, ये क्या सामाजिक मूल्य है उस समाज की? सत्य बोलने वाले का कोई वहां पे इज्जत नहीं है, और किस राजा जो है वो किसी को भी दे सकता है दंड, और दे रहा है वो दंड, उसके अंदर विवेकहीनता है। तो इस तरह की चीज है। जैसे कि ये देखिए आप, सेत सेत सब एक के जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजिए बास। ये महंत कहते हैं गोवर्धन दास से, जब गोवर्धन दास कहता है कि एक टेक टके शेर भाजी है और टके शेर खाजा है। उसके बाद अंग्रेजी शासन का विरोध करना भी एक उद्देश्य रहा है। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, इसके माध्यम से व्यंग किया है। भारतेंदु ने तीखा व्यंग किया है कि अंग्रेज जो हैं वो सारे हिंद को समाप्त करने पे तुले हुए हैं। भारतेंदु की साहित्य में जब आप भारत दुर्दशा पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पे ऐसा भी लगता है कि वो ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश सत्ता का समर्थन करते हैं, मगर अंधेर नगरी में आते आते व्यंग के माध्यम से वो काफी विरोध भी करते हैं। उसके बाद बात करते हैं व्यवस्था में अव्यवस्था का चित्रण। तत्कालीन समाज में जो अधिकारी वर्ग था वो भ्रष्ट था, जैसे चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। प्रशासन या पुलिस व्यवस्था पर व्यंग किया गया कि चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। तो अंग्रेजों के शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, अधिकारियों के हाथ में पूरी व्यवस्था थी जिससे वो शोषण किया करते थे। पुलिस के लिए कोई नियम कानून नहीं था, नियम कानून बनाने वाला, रक्षा करने वाला स्वयं ही कानून तोड़ता था। अंधाधुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा, ये इसका उदाहरण है। तो भारतेंदु ने ये बताया। फिर जाति वर्ग के पतन के बारे में भी कहा है। भारतेंदु ने कहा कि ब्राह्मण अपनी जाति बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि अब जाति व्यवस्था खत्म हो रही है। तो आधुनिकता के मूल्य अंधेर नगरी में हैं, मगर आधुनिकता के मूल्य से भटकाव भी अंधेर नगरी में है। इसमें जाति व्यवस्था का समर्थन किया गया है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया है। भारतेंदु इस बात से खुश नहीं है कि ब्राह्मण की जाति अलग हो रही है या फिर अब जातियां एक में मिल रही हैं। जाति व्यवस्था के इस पतन से भारतेंदु बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं दिखते हैं। उसके बाद से देखिए फिर बात करते हैं भारतेंदु के अंधेर नगरी में तत्कालीन समाज, सामयिक विचार, युगीन चेतना, जन आकांक्षा और राष्ट्रीय भावना को चित्रित किया था। हास्य का सहारा लेकर उन्होंने कुशासन, कुव्यवस्था के दुष्परिणाम, न्याय व्यवस्था के दोष और नैतिक हनन को प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि समाज के समक्ष भ्रष्ट राजतंत्र, दूषित न्याय व्यवस्था व्याप्त है और इसकी प्रासंगिकता आज भी है। आज भी हमारी न्याय व्यवस्था में यदि आप देखिए तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा न्याय मिलने में बहुत देरी होती है, पैसे के बिना किसी को न्याय मिलना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इस नाटक की प्रासंगिकता भी आज है। तो आप समझ गए होंगे कि उद्देश्य क्या था इस नाटक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना है जो कि 67th बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस तीनों के लिए चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए 916904141। ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसमें चलने में। 41691, चलिए लिख दिया। 9169041691 पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, फ़ोन मत करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। देखिए पसीने से भीग गया हूँ, पंखा नहीं चला रहा हूँ क्योंकि आवाज़ फिर दिक्कत हो जाएगी। कल आपको बताया मैंने कि वीडियो 2 बार बनाना पड़ गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोशिश रहेगी कि बिहार और यूपी स्पेशल हिंदी साहित्य जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। कोशिश रहेगी, वादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले कर चुका हूँ और फेल हो गया था, नहीं कर पाया था मैं पूरा वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा।